गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। पिछले सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस करा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के रूप में बहुत पूछा जाता है। अब जो आज का टॉपिक है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स या ठोसों की ऊष्मा धारिता। तो पहले तो ये जाने कि ऊष्मा धारिता या हीट कैपेसिटी क्या है। तो किसी भी पदार्थ की ऊष्मा धारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। यानी कि ऊष्मा धारिता क्या है? ऊष्मा का अमाउंट है। कितना ऊष्मा का अमाउंट? जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे, उतनी ऊष्मा को हम हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सॉलिड कहते हैं। अब यदि हम ठोस पदार्थ को कंसीडर करें तो ठोस पदार्थ में आपको मालूम है जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट उसके पार्टिकल हैं, जो अवयवी पर कणों से वो मिलके बना है, एटम, मॉलिक्यूल या आयन, वो क्रिस्टल में मजबूती से पैक होते हैं। यानी कि वो गति नहीं कर सकते, ना उनमें स्थानांतरण की गति होती है, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता, उनमें घूर्णन भी वो नहीं कर सकते, यानी कि रोटेशनल मूवमेंट भी नहीं होता। लेकिन वो अपनी एवरेज और जो स्थिति है, उनकी औसत स्थिति है, उस स्थिति से कंपन ज़रूर कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो वास्तव में उसकी कंपन ऊर्जा है। काइनेटिक एनर्जी चूँकि और कुछ मूवमेंट नहीं है, केवल कंपन है, तो जो गतिज ऊर्जा हो गई वो क्या हो गई? कंपन ऊर्जा है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहता है कि कंपन की स्वतंत्रता की कोटि यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशनल मोशन वो ½ kT के बराबर है। अब कंपन करते हुए जो प्रत्येक कण है उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वो आपस में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। आपने देखा होगा वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है कि जैसे जैसे 2 एटम के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, फिर वापस काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाती है। तो इसका मतलब कंपन करते हुए प्रत्येक कण में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। तो इसका मतलब एक कण, जो भी पार्टिकल है, अणु, परमाणु या आयन, के लिए जो कुल ऊर्जा हुई वो क्या हुई? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या ½ kT प्लस ½ kT इज इक्वल टू हो गया kT के बराबर। और यदि हम तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए देखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 kT। और यदि हमने n मोल लिया है पदार्थ तो हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगी 3 kTn। और या चूँकि k इज इक्वल टू होता है R/n, तो यहाँ पर Kn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R। तो एनर्जी इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3RT। किन के लिए? n मोल ऑफ दी सब्सटेंस के लिए। अब पहले आप पढ़ चुके हो कि सॉलिड सब्सटेंस के लिए CV इज इक्वल टू dE/dt एट कांस्टेंट V। E की वैल्यू आपने निकाल ली 3RT, और ये dt/dt 1, और तो इसका मतलब ये CV की वैल्यू क्या आ गई? 3R। यहाँ हम कहें 6 कैलोरी, केल्विन इनवर्स, ग्राम एटम इनवर्स। तो ये चीज़ आई है, जो वैल्यू आई है CV की वैल्यू 3R, ये किसके आधार पे आई है? क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर। तो इसका मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता है कि किसी ठोस पदार्थ की ऊष्मा धारिता ताप पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर तो कैंसिल हो गया। CV की वैल्यू, जो ऊष्मा धारिता या हीट कैपेसिटी की वैल्यू किसके बराबर आई है? 3R। तो यानी कि ठोस पदार्थ के लिए ऊष्मा धारिता ताप पर निर्भर नहीं करता, डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। और इस रिजल्ट को हम कहते हैं ड्यूलोंग-पेटिट लॉ। ये जो रिजल्ट है ये कहलाता है ड्यूलोंग-पेटिट लॉ। कौन से रिजल्ट? कि हीट कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। लेकिन ये जो ड्यूलोंग-पेटिट का नियम है वो बहुत जगह असफल रहा, यानी कि फेल रहा। क्या कारण है? इसका कारण ये है कि यदि हम लोअर टेम्परेचर रेंज में देखें तो ऊष्मा धारिता टेम्परेचर के साथ परिवर्तित होती है। कौन से रेंज में? जब टेम्परेचर कम है। और हम प्रैक्टिकली पाते हैं कि ऊष्मा धारिता का जो ये मान है, जो 3R मान निकाला है क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार, ये केवल उच्च ताप पर ही
सफल रहता है समझाने में। अब आप ये देख रहे हो, ये CV और टेम्परेचर के बीच में ये ग्राफ है। ये लोअर टेम्परेचर तक तो देखिए CV की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है CV की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन हायर टेम्परेचर पर ये CV की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा, और ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 3R के बराबर आ रही है। तो ड्यूलोंग पेटिट का नियम कहाँ फेल हुआ? लोअर टेम्परेचर रेंज में फेल हो गया। अब जो ये चेंज है, जो यानी कि जो टेम्परेचर के साथ CV में परिवर्तन आ रहा है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स से समझाया नहीं जा सका। क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पे ये चीज़ तो सही आ गई, लेकिन ये जो लोअर रेंज में जो चेंज आ रहा है वो क्लासिकल मैकेनिक्स इसको समझा नहीं पाया। तो ठोसों की ऊष्माधारिता टेम्परेचर के साथ जो वैरी कर रही है, परिवर्तित हो रही है, उसको समझाने के लिए आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करा। क्वांटम सिद्धांत कौन सा? जो प्लैंक ने दिया था। तो आइंस्टीन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी का उपयोग करा, और फिर उस उपयोग करके उन्होंने ये बताया कि कोई भी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके स्थिर आयतन पर जो ऊष्माधारिता होती है, वो ऊष्माधारिता जो होती है उसकी वैल्यू देखिए ये दे रखी है कि CV इज इक्वल टू 3R hν/kT स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय e⁻hν/kT डिवाइडेड बाय e⁻hν/kT -1 और इसका स्क्वायर। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। किसके लिए दिया? ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ये इक्वेशन दिया। अब हम इस इक्वेशन से देखें क्या वो लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर दोनों को समझा पाया क्या। तो सबसे पहले देखते हैं लोअर टेम्परेचर के लिए। लोअर टेम्परेचर क्या कहता है? जो ड्यूलोंग पेटिट का नियम फेल हुआ, और ग्राफ के द्वारा जो आपने देखा कि लोअर टेम्परेचर पर CV की वैल्यू टेम्परेचर पर निर्भर करती है, टेम्परेचर के साथ CV की वैल्यू चेंज होती है। तो लोअर टेम्परेचर का मतलब यदि हम hν/kT देखें, देखिए e⁻hν/kT है, तो टेम्परेचर यदि यहाँ पे कम होगा तो hν/kT यानी कि hν की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी kT से। यहाँ पे e⁻hν/kT की वैल्यू जो यहाँ 1 यहाँ में लिख रखा है, तो 1 से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब 1 से ज़्यादा हो जाएगी तो डिनोमिनेटर में जो 1 है उसको हम कैंसिल कर दें, नेगलेक्ट कर दें। तो नेगलेक्ट करते ही नीचे क्या आ गया? e⁻hν/kT का स्क्वायर। अब नीचे hν/kT का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक e⁻hν/kT बच जाएगा, जो कि ऊपर जाने पे विथ माइनस साइन हो जाता है। तो हमारे पास जो रिलेशन आता है एट लोअर टेम्परेचर पर कि CV इज इक्वल टू 3R hν/kT स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय e⁻hν/kT। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लोअर टेम्परेचर पर CV की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। इस रिलेशन में टेम्परेचर आ रहा है तो CV की वैल्यू लोअर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, जो कि आपके ग्राफ को भी वेरीफाई कर रहा है ना। अब हायर टेम्परेचर पे देखिए कि हायर टेम्परेचर पे क्या होगा। तो यदि बहुत उच्च ताप है तो hν/kT का जो मान है वो बहुत कम हो जाएगा। यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो hν/kT का मान क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत कम होगा तो CV इज इक्वल टू 3R के बराबर आ जाता है। अब कैसे बराबर आता है इसको आप देखिए। अब चूँकि hν/kT बहुत कम हो जाएगा तो e⁻hν/kT जो होगा इसको हम एक्सपेंड करेंगे थ्रू एक्सपोनेंशियल थ्योरम, जो कि आपको एक्सपोनेंशियल थ्योरम हमने पिछले सेशन में ही बताया था। तो एक्सपोनेंशियल थ्योरम क्या है? तो e⁻hν/kT, जब hν/kT बहुत स्मॉल हो तो एक्सपोनेंशियल थ्योरम के आधार पर हम एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 1 + hν/kT एंड प्लस सो ऑन। अब यहाँ पर यदि आप ये लिख देते हैं 1 + hν/kT एंड प्लस सो ऑन, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाता है। अब 1 और 1 कैंसिल हो गया तो
ये e टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा एच न्यू अपॉन के टी। तो ये एच न्यू अपॉन के टी आ गया नीचे, केवल 1 कैंसिल हो गया। अब एच न्यू अपॉन के टी का स्क्वायर रहेगा नीचे, डिनोमिनेटर में एच न्यू अपॉन के टी का स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, सी वी इज इक्वल टू 3R, ये 3R यहाँ पर है वो रहेगी, एच न्यू अपॉन के टी का स्क्वायर ये भी रहेगा, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, केवल एच न्यू अपॉन के टी का स्क्वायर है। तो ये एच न्यू अपॉन के टी का स्क्वायर और एच न्यू अपॉन के टी का स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्योंकि एच न्यू अपॉन के टी का मान बहुत कम है, तो इसलिए ऊपर ये हम क्या कर सकते हैं, e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो सी वी की वैल्यू फिर क्या आ जाती है, सी वी की वैल्यू आ जाती है केवल 3R के बराबर, जो कि हायर टेम्परेचर पर सी वी की वैल्यू आपने देखा था 3R के बराबर थी। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया लोअर टेम्परेचर पर और हायर टेम्परेचर पर सी वी के लिए, जो कि किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा समझाया नहीं जा सकता था। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या डी ब्रॉगली परिकल्पना। क्या है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस? इनके अनुसार डी ब्रॉगली के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो डुअल नेचर है। डुअल नेचर का मतलब पार्टिकल नेचर की तरह से बिहेव कर सकता है और वेव की तरह से भी। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जैसे जो माइन्यूट गतिशील पार्टिकल हैं, उनका नेचर भी दोहरा होता है, यानी कि वे कभी वेव की तरह से और कभी तरंग की तरह से बिहेवियर उनका रहता है। वास्तव में क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पर यदि कोई, मान लीजिए कोई कोई भी पार्टिकल है, वो कणीय नेचर और वेव नेचर दोनों को एक साथ शो नहीं करता है। किसी एक्सपेरिमेंट में यदि उसका हम वेव नेचर को ऑब्जर्व करते हैं तो उस समय हमें पार्टिकल नेचर नहीं दिखेगा, और यदि किसी एक्सपेरिमेंट में हम उसके पार्टिकल नेचर को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस समय हमें उसका वेव नेचर नहीं दिखेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे जो माइन्यूट सूक्ष्म गतिशील कणों की प्रकृति दोहरी होती है, डुअल नेचर के होते हैं। वो कभी कण की तरह से व्यवहार करते हैं तो कभी तरंग की तरह से व्यवहार करते हैं। तो डी ब्रॉगली ने ये कहा कि जो प्लैंक का समीकरण है, प्लैंक का समीकरण क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू है। तो प्लैंक का समीकरण जो E इज इक्वल टू एच न्यू है, जो किसी तरंग के लिए है, तरंग की ऊर्जा है, ये रेडिएशन की ऊर्जा है। और आइंस्टीन का समीकरण E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है, जो किसी कण की ऊर्जा है। तो ये तरंग की ऊर्जा है, ये कण की ऊर्जा है। और माइन्यूट कण कभी तरंग की तरह से बिहेव करते हैं, कभी कण की तरह से बिहेव करते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो दो एनर्जी है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के तुल्य होनी चाहिए। तो इन्होंने फिर क्या कर दिया, यदि तुल्य है तो उन्होंने कर दिया एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर। एच न्यू ये mc स्क्वायर दोनों को बराबर कर दिया, या एच न्यू अपॉन एक सी को इधर ले आए तो एच न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू एम सी। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, एक सी कट गया तो यहाँ पर आ गया एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी, या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम डी ब्रॉगली इक्वेशन या डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन कहते हैं। तो डी ब्रॉगली ने इसी इक्वेशन को जब पार्टिकल की गति के लिए यूज़ में लिया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि m मास है, पहले वाली भी आपने देखा था, यहाँ पर भी m मास था, लेकिन रेडिएशन का जो वेग था उसको हम लेते हैं c। अब यहाँ पर भी अब उन्होंने क्या कहा कि यदि किसी पार्टिकल के लिए यदि हम इसको यूज़ करते हैं तो हम कहेंगे कि यदि m मास वाले कण की गति v हो। अब c की जगह क्या उन्होंने कहा, जब पार्टिकल के लिए कहा तो उन्होंने गति के लिए v का इस्तेमाल करा। तो उसी कण के लिए फिर क्या हो जाएगा इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू
एच अपॉन एम वी। एच अपॉन जो एम सी था उसकी जगह हो गया एच अपॉन एम वी या एच अपॉन पी। यहाँ हम कहें जो पी मोमेंटम संवेग इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा। यहाँ हम कहें कि संवेग इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, या जो मोमेंटम है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डी ब्रोगली सिद्धांत को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी गति करता हुआ कोई पार्टिकल है, उसका संवेग उसकी तरंग दैर्ध्य के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ प्लैंक स्थिरांक उसके व्युत्क्रम का स्थिरांक है, या द मोमेंटम ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ वेयर एच इज इट्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हुआ। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली जो रिलेशन है उसकी क्या महत्ता है, क्या महत्व क्या है इसका। तो देखिए बोर का एटॉमिक मॉडल वो आप लोग को नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएंगे। तो बोर ने जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया, परमाणु का जो मॉडल दिया, तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। तो उसमें से एक पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h अपॉन 2 का पूर्णांक गुणज होता है। अब बोर सिद्धांत में इसमें उन्होंने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया कि ये कैसे हुआ, लेकिन डी ब्रोगली सिद्धांत के आधार पर हम इसे आसानी से समझा सकते हैं। तो कैसे समझाया डी ब्रोगली ने, जो बोर के मॉडल का एक पोस्टुलेट था, उन्होंने कहा मान लें कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ में एक वृत्तीय पथ में घूम रहा है। अब जो उसके साथ जो संबद्ध तरंग है उसको हम इस डायग्राम के द्वारा हम शो कर सकते हैं। देखिए ये सर्कुलर पाथ में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो जो वेव्स हैं वो दो तरीके से आपको दिखी शो हो रही है, एक वेव आउट ऑफ फेज और एक वेव इन फेज। तो इन दोनों को देखने से ये क्लियर होता है कि तरंग जो है उसी अवस्था में कंटिन्यू करेगा जब उस सर्कल की या वृत्त की जो सरकमफेरेंस है, परिधि का मान उस तरंग के तरंग दैर्ध्य का कोई पूर्णांक गुणज हो, यानी कि तरंग उसी दशा में कंटिन्यू रह सकता है जब वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, किसका इंटीग्रल मल्टीपल हो, लैम्डा का, तो यानी कि 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। तो कंडीशन क्या हो गई, कब कोई तरंग कंटिन्यू रहेगा, कब कोई वेव कंटिन्यू लगातार चलता रहेगा, जब 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, या 2πr इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की वैल्यू निकाली थी डी ब्रोगली ने। यूज़ करेंगे डी ब्रोगली का परिकल्पना h अपॉन एम वी, या एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π। यही है बोर का पोस्टुलेट, जो कि डी ब्रोगली इक्वेशन है उसके द्वारा उसको क्लैरिफिकेशन उसका दिया गया। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। जो डी ब्रोगली ने इक्वेशन दिया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, उसका क्या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, और जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो डेविसन और जर्मर ने करा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के नाम से ही पूछा जाता है। तो डेविसन और जर्मर ने अपने प्रयोग के द्वारा डी ब्रोगली इक्वेशन को वेरीफाई करा, सत्यापित करा। तो देखिए इस वाले एक्सपेरिमेंट में देखिए ये गर्म तार है, यहाँ हॉट वायर लिख रखा है। तो गर्म तार से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, उत्सर्जित होता है, फिर उसको एक ये स्लिट है, स्लिट में से पास होता है जिससे कि वो बीम का रूप ले लेता है। अब इस जो बीम को, इलेक्ट्रॉन बीम को ये चार्ज प्लेट के बीच में से गुजारते हैं। चार्ज प्लेट कितने वोल्ट का है, 40 से 60 वोल्ट तक की जो चार्ज प्लेट्स हैं, आवेशित पत्तियां हैं, उनके द्वारा एक्सेलरेट करा जाता है, त्वरित करा जाता है इलेक्ट्रॉन को, और फिर त्वरित करा के निकल क्रिस्टल पर देखिए आकर आपतित हुआ, निकल क्रिस्टल पर आकर भेजा जाता है।
अब जो एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन है उससे जो एसोसिएटेड तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य है वो एक्सरे के रेंज का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि निकल क्रिस्टल से ये जो किरणें हैं वो थीटा एंगल पर डिफ्रैक्टेड हो रही हैं। जो विवर्तित रे को फोटोग्राफिक प्लेट पर यदि हम रिसीव करते हैं तो रिसीव करने पे हमें पता चलता है कि जो डिफ्रैक्टेड डिज़ाइन है, जो विवर्तित डिज़ाइन है, बिल्कुल उसी तरह का होता है जैसे कि एक्सरे के विवर्तन में हमें प्राप्त होता है। अब डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन की दिशा और तीव्रता को इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की सहायता से, ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं। अब डिफरेंट एंगल पर इलेक्ट्रॉन के तरंग की तीव्रता इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की सहायता से ज्ञात कर ली जाती है और इस प्रकार जो हमें डिफ्रैक्शन का पैटर्न मिलता है वो बिल्कुल उसी तरह का होता है जैसे कि एक्सरे डिफ्रैक्शन का पैटर्न है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन पुंज का एक्सरे की तरह ही डिफ्रैक्शन होना ये प्रूफ करता है कि इलेक्ट्रॉन का नेचर भी एक्सरे की तरह ही वेवी है या तरंगीय है। तो मतलब जो डेविसन एंड जर्मर ने ऑब्जर्व करा that when a beam of electron is allowed to fall on a surface of nickel crystal, the scattered rays are received on a photographic plate. A diffraction pattern consisting of number of concentric grains similar to that of produced by X-ray is obtained. और यही फिर प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन का नेचर भी वेव की तरह से, क्योंकि एक्सरेज का नेचर वेव की तरह से है और वैसे ही डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी मिलते हैं, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन के द्वारा मिलते हैं। तो जो कि ये प्रूव करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नेचर भी वेव की तरह है, जो कि डी ब्रॉगलिन ने बताया था कि जो माइन्यूट पार्टिकल हैं वो कभी कणों की तरह से किसी एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व होते हैं और किसी एक्सपेरिमेंट में वो वेव की नेचर शो करते हैं। तो बच्चों आज यहीं तक लेंगे और नेक्स्ट सेशन में या तो बोर एटॉमिक मॉडल ले लेते हैं और या फिर क्वांटम इफेक्ट ले लेते हैं। थैंक यू।